नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं चांद कुबा। दोस्तों, आज के अपने इस सेशन में हम अपनी एथिक्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए नॉर्मेटिव एथिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कूल दैट इज कॉन्सिक्वेंशियलिज्म या जिसे हम टेलियोलॉजिकल एथिक्स के नाम से जानते हैं, आज ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाली वीडियोज़ में मैंने आपसे जिक्र किया था कि नॉर्मेटिव एथिक्स की 3 ब्रांचेस होती हैं, जिसमें कॉन्सिक्वेंशियलिज्म, डियोंटोलॉजी एंड वर्चू एथिक्स है। उन्हीं में से एक कॉन्सिक्वेंशियलिज्म को आज हम देखेंगे, इसका मतलब जानेंगे, इसके कितने सब स्कूल्स हैं वो जानेंगे और उनके क्या क्रिटिसिज्म्स हैं वो भी जानेंगे, एंड साथ ही में जानेंगे कि इनकी रियल लाइफ एप्लीकेशन कहाँ देखने को मिलती है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने इस सेशन से। दोस्तों, इस सेशन में आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे इन 2 चैनल्स को ज्वाइन कर सकते हैं, एक इंस्टाग्राम की ये आईडी और एक टेलीग्राम का ये चैनल, जहां पे यूपीएससी रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट, यूजफुल कंटेंट आपको डेली बेसिस पे देखने को मिलता है। चलिए अब बात करते हैं कॉन्सिक्वेंशियलिज्म। देखिए, कॉन्सिक्वेंशियलिज्म की अगर हम बात करें तो इसका जो रूट वर्ड है दैट इज कंसीक्वेंस, यानी कि नतीजा क्या है। अब ये थ्योरी कहती है कि आपका एक्शन मॉरल है या इमोरल है, ये इस बात पे निर्भर करेगा कि उस एक्शन का एंड रिजल्ट क्या है। अगर एंड रिजल्ट सही है तो आपका एक्शन मॉरल माना जाएगा, अगर एंड रिजल्ट सही नहीं है तो आपका एक्शन इमोरल माना जाएगा। अगर आप इसे कॉन्ट्रास्ट करें, इसे कंपेयर करें डियोंटोलॉजी से, तो आपको याद होगा कि हमने जो लास्ट वीडियो डियोंटोलॉजी की थी उसमें हमने कहा था कि आपका एक्शन मॉरल या इमोरल इस बात पे नहीं माना जाएगा कि आपके एक्शन का एंड रिजल्ट क्या है। आपके एक्शंस इनहेरेंटली मॉरल या इमोरल होते हैं। अगर आप रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, अपनी ड्यूटीज को फॉलो कर रहे हैं तो आपके एक्शन मॉरल है, अगर नहीं फॉलो कर रहे हैं तो आपके एक्शन इमोरल है। एंड रिजल्ट क्या है डज नॉट मैटर, वो डियोंटोलॉजी था। कॉन्सिक्वेंशियलिज्म उसका अपोजिट है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कॉन्सिक्वेंशियलिज्म की अगर हम बात करें, झूठ बोलना जो कि डियोंटोलॉजी के हिसाब से गलत है, कॉन्सिक्वेंशियलिज्म के हिसाब से सही हो जाएगा अगर इसका एंड रिजल्ट सही है, गलत हो जाएगा अगर एंड रिजल्ट गलत है। अगर आप झूठ बोल रहे हैं दूसरों को धोखा देने के लिए और अपना सेल्फ इंटरेस्ट हासिल करने के लिए, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। लेकिन अगर आपके झूठ बोलने से किसी की जान बच रही है या किसी का फायदा हो रहा है तो वो सही हो जाएगा कॉन्सिक्वेंशियलिज्म के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप एक डॉक्टर हैं, आपके हॉस्पिटल में एक पेशेंट है जो कि बहुत बुजुर्ग हैं, उन्हें एडमिट कराया गया है, उन्हें किडनी की प्रॉब्लम है, साथ ही में हार्ट की प्रॉब्लम है। उनका बेटा, उस पेशेंट का बेटा हॉस्पिटल के बाहर दवाई लेने के लिए गया था, लेकिन बाहर जब वो गया तो उसकी एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। ऐसे में पेशेंट आपसे पूछता है कि मेरा बेटा कहाँ है। आपको पता है कि अगर मैंने इस पेशेंट को सच बता दिया कि आपके बेटे की डेथ हो गई है, तो क्योंकि ये हार्ट का मरीज है, इनकी भी डेथ हो सकती है, इसलिए आप उनको झूठ बोल देते हो। ऐसे में कॉन्सिक्वेंशियलिज्म के हिसाब से या कॉन्सिक्वेंशियलिज्म के पैमाने के हिसाब से आपके द्वारा बोला गया ये झूठ एकदम एथिकल है, मॉरल है। वही बात यहाँ पर हमने लिखी भी ना। अगर हम कॉन्सिक्वेंशियलिज्म की बात करें तो इसमें हमें बेसिकली 3 स्कूल्स देखने को मिलते हैं, यूटिलिटेरियनिज्म, हेडोनिज्म एंड इगोइज्म। आगे बात करते हैं कॉन्सिक्वेंशियलिज्म से जुड़े हुए कुछ क्रिटिसिज्म्स की। तो देखिए, सबसे पहला तो ये आ जाता है कि कॉन्सिक्वेंशियलिज्म इट इज रिटन हियर आल्सो दैट इट इज क्रिटिसाइज्ड बिकॉज इट इज डिफिकल्ट और इवन इम्पॉसिबल टू नो व्हाट द रिजल्ट ऑफ एन एक्शन विल बी इन अहेड ऑफ टाइम। सो बेसिकली आप सिर्फ एज्यूम कर रहे होते हैं कि मेरे इस एक्शन का ये सही रिजल्ट आएगा या ये गलत रिजल्ट आएगा, क्योंकि रिजल्ट फ्यूचर में आना होता है। सो इट इज जस्ट बेस्ड ऑन द एजम्पशंस। फॉर एग्जांपल, हमने ये हॉस्पिटल वाला ही एग्जांपल लिया, डॉक्टर वाला ही एग्जांपल लिया। हमने ये एज्यूम कर लिया कि अगर हमने पेशेंट को सच बता दिया कि आपके बेटे की डेथ हो गई है तो पेशेंट की भी डेथ हो सकती है, लेकिन दिस इज जस्ट एन एजम्पशन। हो सकता है कि ऐसा ना होता। सो अगेन दिस इज वन ऑफ द क्रिटिसिज्म्स, राइट। सो नो वन कैन नो द फ्यूचर, राइट, वही मैंने यहाँ पर लिखा। साथ ही में यहाँ पर मैंने ये भी लिखा दैट नो वन कैन नो द फ्यूचर एंड इन सर्टेन सिचुएशंस कॉन्सिक्वेंशन लीड टू द डिसीजंस दैट आर ऑब्जेक्शनेबल एंड इवन दो कॉन्सिक्वेंसेज आर आर्ग्यूएबली गुड, ऑब्जेक्शनेबल भी हो सकते हैं कुछ एंड रिजल्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने ये सजेस्ट किया और ये प्रूव कर दिया कि अगर हम वर्ल्ड की 2% पॉपुलेशन को एनस्लेव कर लें, यानी कि उन्हें स्लेव बना लें, तो बाकी 98% ऑफ द पॉपुलेशन की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा रफ्तार से की जा सकती है। अब कॉन्सिक्वेंशियलिज्म के हिसाब से अगर हम चलें तो यहाँ पर कॉन्सिक्वेंशियलिज्म हमें इस डायरेक्शन में जाने के लिए पुश करेगा कि 2% लोगों को स्लेव बनाने की बात है, 98% का भला हो रहा है। सो यहाँ पर हमें एंड रिजल्ट
अच्छा मिल रहा है, इसलिए ये एक्शन ले लेना चाहिए। लेकिन अगर आप इसे ह्यूमैनिटेरियन पर्सपेक्टिव से बात करें, लीगल पर्सपेक्टिव से बात करेंगे, तो एंड रिजल्ट जो है वो ऑब्जेक्शनेबल होगा, क्योंकि 2% क्या एक व्यक्ति को भी आप स्लेव नहीं बना सकते हैं, बिकॉज दिस इज अगेंस्ट द ह्यूमन डिग्निटी। सो ये भी एक क्रिटिसिज्म हमें देखने को मिलता है कॉन्सिक्वेंशियलिज्म का। अब कॉन्सिक्वेंशियलिज्म के जो हमने स्कूल्स की बात की, उसमें से सबसे जो पहला स्कूल है दैट इज यूटिलिटेरियनिज्म। यूटिलिटेरियनिज्म का जो प्रिंसिपल है दैट इज यूटिलिटी बेस्ड प्रिंसिपल। क्या कहता है दैट वो एक्शन को सही माना जाएगा या मॉरल माना जाएगा विच प्रोड्यूसेस द ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ सोसाइटी। सो बेसिकली यूटिलिटेरियनिज्म कहता है कि वो एक्शन जो कि मेजॉरिटी का भला करे, माइनॉरिटी को ये अवॉइड करता है, मेजॉरिटी का जो भला करे, मैक्सिमम बेनिफिट टू द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, वो एक्शन एथिकल होगा। अगर कोई एक्शन ऐसा नहीं करता है तो वो अनएथिकल होगा। ये यूटिलिटेरियनिज्म का कहना है। अब यूटिलिटेरियनिज्म में भी आगे हमें फिलोसफर्स की बात करें तो दो इंपॉर्टेंट फिलोसफर्स का जिक्र देखने को मिलता है। पहला है जेरेमी बेंथम एंड दूसरा है जेएस मिल। इंग्लिश फिलोसफर्स रहे हैं जिन्होंने यूटिलिटेरियनिज्म की फिलोसफी को इलेबोरेट किया है। नाउ सेम यहां पर भी क्रिटिसिज्म आ जाता है, क्योंकि हम रिजल्ट्स को प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं या रिजल्ट को प्रिडिक्ट कर पाना इतना ज्यादा आसान नहीं है। सो इट इज डिफिकल्ट टू नो विद द सर्टेनिटी कि आप जो एक्शन ले रहे हो उसका एंड रिजल्ट क्या होगा, सही होगा या गलत। दिस इज वन ऑफ द क्रिटिसिज्म्स ऑफ दिस स्कूल। साथ में यहां पर यह भी दिक्कत आ जाती है कि यूटिलिटेरियनिज्म जो है वो माइनॉरिटी को इग्नोर करता है। साथ ही में माइनॉरिटी को इग्नोर करना एक चीज है, दूसरा ये कि जस्टिस एंड इंडिविजुअल राइट्स को भी यहां पर हनन करता है यूटिलिटेरियनिज्म इन सम सिचुएशंस। एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए एक हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में 4 मरीज हैं। ये चारों पेशेंट्स को, एक को यहाँ पर हार्ट की जरूरत है, दूसरे को किडनी की जरूरत है, तीसरे को लंग्स ट्रांसप्लांट कराने की जरूरत है और चौथे को लीवर ट्रांसप्लांट कराने की जरूरत है। ऐसे में मान लीजिए कि एक सही हेल्दी पर्सन हॉस्पिटल में घुस जाता है, गलती से आ गया। यूटिलिटेरियनिज्म यहां पर इस चीज को जस्टिफाई करेगा कि उस हेल्दी पर्सन को मारकर उसके जितने भी हेल्दी ऑर्गन्स हैं वो 4 लोगों को दे दिए जाएं, क्योंकि मैक्सिमम गुड फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, 4 लोगों का भला हो रहा है, उनकी जिंदगी बच रही है। एक को अगर मारना पड़ रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये यूटिलिटेरियनिज्म की थ्योरी यहां पर इसको प्रोपगेट कर सकती है। अब ऐसे में आप इसको जज करें ऑन द बेसिस ऑफ जस्टिस एंड इंडिविजुअल राइट्स। तो आप देखेंगे कि इंडिविजुअल राइट्स तो यहाँ पे रह ही नहीं गया। यहाँ पर आपने एक व्यक्ति की जान ले ली 4 लोगों को बचाने के चक्कर में, उस एक व्यक्ति के साथ इनजस्टिस हुआ, उस एक व्यक्ति के इंडिविजुअल राइट्स खत्म हो गए। सिमिलरली जो हमने लास्ट एग्जांपल भी कहा था, जहां पर हमने कहा कि इकोनॉमिस्ट अगर 2% लोगों को स्लेव बनाकर 98% लोगों को भला करने की बात करे तो उन 2% लोगों के जस्टिस की बात यहाँ पर खत्म हो जाती है, उनके जो इंडिविजुअल राइट्स हैं वो खत्म हो गए। ये यूटिलिटेरियनिज्म का एक डार्क साइड हमें देखने को मिलता है। साथ ही में ये भी एक क्रिटिसिज्म है यूटिलिटेरियनिज्म का कि इट इज इम्पॉसिबल टू क्वांटिफाई और मेजर कि यूटिलिटी कितनी गेन हो रही है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे कहा कि झूठ बोलने से हम किसी की जान बचा सकते हैं। यहां पर क्वांटिफाई कर पाना या सर्टेन हो पाना वो मुश्किल हो जाता है, राइट। तो वो यूटिलिटेरियनिज्म। अब यूटिलिटेरियनिज्म में भी 2-3 चीजें हमें और समझनी चाहिए। देयर आर फर्दर सब टॉपिक्स ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। वन इज एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म एंड वन इज रूल यूटिलिटेरियनिज्म। एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म क्या होता है उसे थोड़ा सा समझते हैं। So basically, act utilitarianism focuses on the consequences of individual action. अब ये वर्ड इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक इंडिविजुअल एक्शन को जज किया जाता है एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म के हिसाब से, यानी कि एक इंडिविजुअल एक्शन से एंड रिजल्ट क्या आ रहा है, क्या एक इंडिविजुअल एक्शन से मैक्सिमम गुड ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो वो एक्शन सही हो जाएगा, अदरवाइज वो गलत हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मॉब लिंचिंग। मान लीजिए कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसे कोई किसी गुनाह के चक्कर में पकड़ा गया, मान लो चोरी करता हुआ पकड़ा गया। अब मॉब लिंचिंग उस व्यक्ति की हो गई, उस व्यक्ति को मार दिया गया। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल को ये लगा कि ये एक हैबिचुअल ऑफेंडर है, बार बार हमारे घरों में जो चोरियां हो रही हैं वो यही व्यक्ति कर रहा है। सो यहां पर एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म इस पर्टिकुलर इंसिडेंट्स को जज करेगा और यहां पर देखेगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल का भला हुआ है, इसलिए उसको मारना सही ठहरा देगा। वही चीज यहां पे एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म में आ जाती है। इट इवेल्युएट्स एक्शंस सेपरेटली कंसीडरिंग ईच वन इन टर्म्स ऑफ इफेक्ट्स और ऑन हैप्पीनेस।
तो एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म के हिसाब से आप मॉब लिंचिंग को जस्टिफाई कर सकते हैं। अगर हम वहीं पे बात करें रूल यूटिलिटेरियनिज्म की, इट कंसीडर्स लार्जर सेट ऑफ एक्शंस रादर देन जस्ट इंडिविजुअल एक्ट्स। तो बेसिकली रूल यूटिलिटेरियनिज्म इज अ वाइडर स्कूल जो कि कुछ रूल्स को यहां पर जस्टिफाई करता है या कुछ रूल्स को यहां पे सही ठहराता है जिनको फॉलो करके मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल का फायदा हो, रादर देन एक एक्शन को। मान लीजिए हमने यहाँ पे मॉब लिंचिंग को सही ठहराया या हमने कहा जी झूठ बोलना सही है अगर उसका एंड रिजल्ट सही है। यहाँ पर एक वाक्य में या एक इंस्टेंस में हमने झूठ बोलने को सही ठहराया, लेकिन इमेजिन क्या हम हमेशा झूठ बोलने को सही ठहरा सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, हमेशा हम झूठ बोलने को सही नहीं ठहरा सकते। तो यहां पर हमें क्या करना होगा, यहां पर हमें कुछ रूल्स को एस्टेब्लिश करना होगा और उन रूल्स को यहां पर सही ठहराना होगा। यानी कि ये कहना होगा कि कुछ रूल्स को आइडेंटिफाई करो, उन रूल्स को आइडेंटिफाई करने के बाद यहां पर हमें उनको एथिकल या अनएथिकल करार करना होगा और उसमें हमें यहाँ पर रूल यूटिलिटेरियनिज्म का रोल देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं आप जानेंगे या देखेंगे कि ये डियोंटोलॉजी की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देता है। सो रूल यूटिलिटेरियन कंसीडर्स लार्जर सेट ऑफ एक्शंस रादर देन जस्ट वन इंडिविजुअल एक्ट. It looks at how certain rules or norms can maximize utility for society when followed by everyone. For example, हम यहाँ पर ये रूल बना सकते हैं कि हमेशा सच बोलना चाहिए, प्रोवाइडेड अगर सच बोलने से किसी की जान बचती हो वहां पर हमेशा झूठ बोलना चाहिए। ये रूल नहीं होना चाहिए कि सच बोलने से अगर झूठ बोलने से मान लीजिए किसी को 10 रुपए का फायदा होता है तो वहां पर भी झूठ बोलना चाहिए। ये रूल नहीं बन सकता, लेकिन हाँ ये रूल बनाया जा सकता है कि हमेशा सच बोलो विद एक्सेप्शन कि जहां पर किसी की जान बचती हो वहां पर हमें झूठ बोलना। सो वी कैन सेट सम रूल्स कि भाई आप झूठ भी बोल रहे हो तो कहां बोल सकते हो। आप किसी को वैसे मार नहीं सकते, लेकिन अगर आप किसी को मार भी रहे हो तो कहां मार रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपने पुराने आईपीसी की बात करें तो वहां पर सेल्फ डिफेंस की हमने बात की हुई है कि भाई सेल्फ डिफेंस में हम सामने वाले को मार तक सकते हैं, राइट। अदरवाइज अगर हम डियोंटोलॉजी के हिसाब से चलेंगे तो डियोंटोलॉजी क्या कहता है कि किसी को भी किसी हालत में भी मारना गलत है। लेकिन रूल यूटिलिटेरियनिज्म यहाँ पे ये रूल बना देता है कि भाई अगर सामने वाला आपके ऊपर किसी बंदूक से या फिर इस तरह से हमला कर रहा है कि आपको ये आशंका है कि आपकी जान चली जाएगी, तो ये रूल बनाया जा सकता है कि आप इन proportion to that force used by the other party you can also use the force and even to the extent of killing that person. So यहां पर ये रूल यूटिलिटेरियनिज्म आ गया जहां पर आप कुछ रूल्स बना सकते हो जहां पर आपके एक्शन डिसाइड करेंगे कि क्या बेनिफिट हो रहा है या वो एक्शन सही है या या गलत है, राइट। सो ये रूल यूटिलिटेरियनिज्म। सेकेंड जो स्कूल आ जाता है दैट इज हेडोनिज्म। अब ये हेडोनिज्म आपने सुना होगा, अगर आर्ट एंड कल्चर आपने पढ़ लिया है तो इंडियन स्कूल हमने जो फिलॉसफी का पढ़ा है चारावाक का, उससे मिलता जुलता वही है हेडोनिज्म। हेडोनिज्म जो बात करता है वो प्लेजर प्रिंसिपल की बात करता है। हेडोनिज्म की अगर हम बात करें तो हेडोनिज्म का एक लौता जो रूल है वो यही है दैट प्लेजर इज द ओनली ट्रुथ एंड प्लेजर शुड बी द पीपल्स प्राइमरी मोटिवेशन। कोई एक्शन जिससे हम प्लेजर हासिल कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं पेन को, वो एक्शन एथिकल है। वो एक्शन जिससे हम प्लेजर को हासिल नहीं कर रहे हैं और पेन को हासिल कर रहे हैं वो एक्शन अनएथिकल है। सो ये जो स्कूल है ये बेसिकली टेम्परेरी प्लेजर की बात करता है, इमीडिएट प्लेजर की बात करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर किसी को ड्रग्स में प्लेजर मिल सकता है, किसी को सेक्स में प्लेजर मिल सकता है, किसी को अच्छी बुक पढ़कर प्लेजर मिल सकता है। द ओनली कंसिडरेशन हियर इज कि वो एक्शन सही है जिससे हमें तुरंत प्लेजर मिले, वो एक्शन गलत है जिससे हमें प्लेजर ना मिले। सो ये है जी हेडोनिज्म एंड यही है, सिर्फ इसमें और ज्यादा कुछ है नहीं। बस इसकी जो दो तीन जो चीजें हमें पता होनी चाहिए वो ये दैट इट इग्नोर्स ऑल अदर वैल्यूज सच एज जस्टिस, फेयरनेस एंड इवन इवेल्युएटिंग राइट और रॉन्ग। सो बेसिकली और कुछ नहीं है, जस्टिस वगैरह की कोई वैल्यू इसमें कंसिडरेशन नहीं है। एक इंडिविजुअल बेस्ड एथिक्स है कि भाई आपका पर्सनल प्लेजर बढ़ रहा है, बस वही आपका मापदंड है, वो है हेडोनिज्म। फिर आता है ईगोइज्म। नाउ ईगोइज्म इज अ ब्रॉडर स्कूल बट देन अगेन लाइक हेडोनिज्म इट इज ऑल्सो फोकस्ड ऑन एन इंडिविजुअल। फर्क क्या आ जाता है, ईगोइज्म कहता है कि भाई वो एक्शन सही है जिससे आपका सेल्फ इंटरेस्ट बढ़ रहा हो। अब प्लेजर बढ़ने में और सेल्फ इंटरेस्ट बढ़ने में एक डिफरेंस है। मान लीजिए सुबह उठना
बहुत से लोगों को पसंद नहीं है, सर्दियों के दिन नहीं पसंद है। हेडोइज्म यहाँ पे क्या कहेगा कि सुबह नहीं उठो क्योंकि उससे आपको पेन मिलती है। अगर आपको सुबह लेट उठने में प्लेजर मिलता है तो वो एक्शन सही है, ये हेडोनिज्म कहेगा। लेकिन इगोइज्म जो स्कूल है कॉन्सिक्वेंशलिज्म का, वो ये कहेगा कि सुबह उठने से अगर आप अपनी क्लास अटेंड कर पा रहे हो, सुबह उठने से अगर आप अपने जॉब पे जा पा रहे हो, जिससे आपका लॉन्ग टर्म सेल्फ इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, तो आपको सुबह जल्दी उठने में कोई हिचक नहीं दिखानी चाहिए। सो आपको अपने सेल्फ इंटरेस्ट को पहचानना होगा रादर देन अपने प्लेजर को। सो सेल्फ इंटरेस्ट किससे आपका फुलफिल होता है? क्लास लगाने से फुलफिल होता है, जॉब पे जाने से फुलफिल होता है, डिसिप्लिन में रहने से फुलफिल होता है। अगर आप मॉडलिंग में जाना चाहते हो तो आपको लेट्स से स्लिम एंड ट्रिम रहना होगा, उसके लिए खाना छोड़ने से आपका सेल्फ इंटरेस्ट फुलफिल होता है, तो वो एक्शन सही है। जिससे आपका सेल्फ इंटरेस्ट फुलफिल नहीं होता है वो एक्शन गलत है। सो बेसिकली there is a kind of conflict also. Sometimes we can find that there is a conflict in the choices which we made under hedonism and egoism. So ये दोनों में ये डिफरेंस आ जाता है। ये है जी ईगोइज्म। सो यहाँ पे मैंने लिखा भी, इट इज ह्यूमन नेचर टू अवॉइड पेन एंड इट इज इररेशनल फॉर अ मैन टू इग्नोर हिज सेल्फ इंटरेस्ट। सो यू हैव टू वेक अप अर्ली। अगर आप हेडोनिज्म से फॉलो करते हैं तो वो कहेगा जी आराम से उठो, कुछ नहीं पड़ा लाइफ में, अपना वही एक्शन एथिकल है जिसके हिसाब से आपको प्लेजर मिल रहा है। आपका इगोइज्म क्या कहेगा? भाई जल्दी उठो, क्लास लगानी है या फिर स्कूल में जाना है या ऑफिस जाना, व्हाटएवर, सो दैट यू कैन फुलफिल योर लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट। सो दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन इगोइज्म एंड हेडोनिज्म। अगर हम बात करें यूपीएससी की, या अगर हम बात करें एज एन एडमिनिस्ट्रेटर या हमारी रियल लाइफ की या डेली बेस्ड लाइफ की, तो हम इन दोनों प्रिंसिपल्स में से अगर किसी एक को चूज करना हो या इन तीनों में से किसी एक को चूज करना हो, तो दैट इज डेफिनेटली हम यूटिलिटेरियनिज्म के साथ जाते हैं, जहां पर वी आर नॉट सेल्फ फोकस्ड, वी आर फोकस्ड विद द सोसाइटी विच इज ऑफ कोर्स मैक्सिमम गुड फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। बट यहां पर मैं ये भी चीज को क्लैरिफाई करना चाहूंगा दैट वी कांट हैव वी कांट स्टिक ऑलवेज टू जस्ट वन प्रिंसिपल। हमें कभी भी देखना पड़ता है कि या तो हमें यूटिलिटेरियनिज्म या फिर लेट्स से डियोंटोलॉजी या फिर वर्चू एथिक्स, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन हमें इन तीनों में से चूज करना पड़ता है, राइट? सो दैट इज ऑल अबाउट इट। आज का ये सेशन हमारा यूटिलिटेरियनिज्म एंड इगोइज्म एंड हेडोनिज्म को कवर करता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। अगली वीडियो में फिर एक बार मिलेंगे। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।